हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच का पार्ट 8 करने वाले हैं। जैसे हर एक पार्ट में मैं आपको 5-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ और ईयर वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसको करने से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, ये विश्वास कीजिए मेरा, बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि जब तक आप इस टाइप की अप्रोच नहीं लगाएंगे एग्जाम में तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा और उसके साथ साथ आप सही आंसर तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस अप्रोच से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये 15 से 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं 20 से 30 मार्क्स आपको आसानी से दिला सकते हैं, जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना है कि हम लोग एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है पूरी तरह से। आपके सोचने समझने की जो शक्ति है ना, जैसे क्योंकि मेंस के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो मेंस में कैसे लिखना है, किन चीजों को अप्रोच को फॉलो करना है, कैसे आज के समय में जो यूपीएससी की डिमांड है जिसमें नेशनल इंटरनेशनल हर एक चीज को कवर करना पड़ता है, वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं इसमें बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा। 2 जून से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना बहुत अर्ली, बहुत कम समय बचा है। सिर्फ 50 बच्चों का एडमिशन होगा, 120 दिन आपकी लगभग क्लासेस चलने वाली हैं। ये 3 चीजें हम इसमें दे भी रहे हैं, पीवाईक्यू मेंस की बुकलेट, मेंस के टेस्ट सीरीज, उसके साथ साथ थीम वाइज नोट्स। तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है जिसको कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से होगा, वहां जाके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम बात करते हैं और आपका एडमिशन फाइनल कराते हैं, ठीक है। और ये आप करिए, आज तक कोई कोर्स नहीं लिया लेकिन ये लीजिए, जब तक ये नहीं करोगे, आंसर राइटिंग करना सीखोगे नहीं और बहुत बेहतर ढंग से, तब तक सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ध्यान रखिएगा, हमने 2024 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, 2023 भी कंप्लीट कर चुके हैं, 2022 का ये दूसरा वीडियो है, दूसरा। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां बकायदे एक एक करके हर एक चीज देख लीजिएगा जिससे आपको और ज्यादा बूस्टअप मिले, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो 2022 से क्वेश्चन, आज के 5 सवाल हम लिए हैं। आज का जो पहला सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं ना तो आंसर वहीं से निकल के आता है। क्या लिखा है, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि अगर कोई एक्सपेंडिचर कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन करती है तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्या लिखा है कि भैया अगर हम नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते हैं तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, नई तकनीक प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। अब भाई जैसे मान लो कि मैंने ये नया मोबाइल खरीदा है ना, अगर मैंने नया फोन खरीदा या कोई ऐसी नई चीज ली जो मेरी टेक्नोलॉजी इनहांस कर रही है, तो मेरी पूंजी हुई ना, यानी कि मेरी कैपिटल हुई। चलो भाई, इतनी बात तो समझ में आती है कि हाँ, पूंजी एक बन गई हमारी। और जब भी कोई कंपनी कोई नई टेक्नोलॉजी लेती है तो उससे कमाती है, और कमाएगी कब, जब वो पूंजी लगाएगी, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल लॉजिकल तरीके से भी सही लग रही है। दूसरा ध्यान से पढ़िए, ऋण वित्त पोषण को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी को राजस्व माना जाता है। देखो, हम क्या करते हैं, यही समझने वाली बात है। इक्विटी फाइनेंस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जा रहा है। अब जरा ये बताइए, इक्विटी क्या होती है। जैसे हम लोग जाके शेयर खरीदते हैं ना, शेयर क्या है, इक्विटी है ना। और आपने अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ा हो कभी, और बिल्कुल इतना तो बेसिक आइडिया आपको लगना भी चाहिए, कि भैया जो इक्विटी है वो क्या होती है, वो कहीं ना कहीं शेयर होता है। क्या होता है, शेयर, है ना। इक्विटी शेयर्स आप जानते हैं, मार्केट में शेयर्स मिलते हैं, आप जाके शेयर खरीदते भी हैं। तो ये जो मार्केट में आप शेयर खरीदते हैं किसी ऐप के थ्रू, है ना, तो वो राजस्व कैसा हो सकता है, राजस्व मतलब होता है डे बाय डे वाला खर्चा, है ना, डे बाय डे वाला खर्चा। अगर इतना भी दिमाग लगा लिए होते कि भैया इक्विटी कैसे डे बाय डे में आ सकती है, नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि वो तो खुद ही एक पूंजी है। हम मालिक बन रहे हैं, हम किसी के शेयर खरीद रहे हैं तो हम डे बाय डे की नहीं भैया, मालिक पूंजीगत होता है, यानी कि कहीं ना कहीं कैपिटल नेचर की होती है, रेवेन्यू नेचर की नहीं होती है। तो इतना भी अगर दिमाग लगा लिया होता तो ये सवाल हो जाता। तो अगर ऐसा दोबारा सवाल आएगा तो ध्यान रखिएगा आप कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनिए फिर से, कैसे, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। कभी भी जब भी ऐसे सवाल आए तो बस आपको इतना सोचना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसमें क्या खासियत होती है। आपने बहुत पढ़ा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, रेवेन्यू शॉर्ट टर्म होता है।
और इक्विटी ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म है, क्योंकि लोग हिस्सेदारी खरीदते हैं तो लंबे समय के लिए। इतना भी अगर माइंड में कैप्चरिंग कर ले जाओगे तो ऐसे सवाल कभी गलत नहीं होंगे। मैं बताऊं, यूपीएससी ने ऐसे सवाल एक बार नहीं कई बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। जहां पे सिर्फ डेड लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, इसी पे अभी तक नहीं पढ़ा है जाके पढ़ लीजिए, ठीक। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपने संयुक्त राष्ट्र सभा के बारे में उतना ना पढ़ा हो, लेकिन आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उड़ी उड़ी बातें तो बहुत कुछ सुना होगा, ठीक है। उसी के आधार पर यह सवाल किया जा सकता है। बहुत स्टूडेंट का ये सवाल गलत हुआ, मैंने क्लास में भी कराया था तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत दिया। देखिए क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा गैर सदस्य राज्यों के पर्यवेक्षक का दर्जा दे सकती है, यानी कि जो यूएन जनरल असेंबली है वहां पर ऑब्जर्वर स्टेटस पा सकता है कोई नॉन मेंबर स्टेट, यानी कि यूएन का सदस्य नहीं है लेकिन वो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब होता है कोई मीटिंग वगैरह में आके बैठ सकता है, देख सकता है कि मीटिंग वगैरह कैसे हो रही है। अगर कोई यूएन का मेंबर नहीं है कोई देश, तो भी आके ऑब्जर्वर का स्टेटस पा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यूएन क्या चाहता है, यूएन चाहता है कि हर देश मुझसे जुड़े। क्यों? क्योंकि यूएन क्या है, एक वर्ल्ड की फैमिली है, ऐसा मान लीजिए। तो मान लेते हैं कोई देश नहीं जुड़ना चाहता, तो ये बोल सकते हैं ना, ठीक कोई बात नहीं, आके आप बैठिए, देखिए तो कैसा क्या है, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसा हो सकता है। और जब भी मैंने बोला है कि अगर कहीं कैन लिखा हो तो सतर्क हो जाइए कि वो स्टेटमेंट क्या होता है, लगभग लगभग सही होने के चांसेस होते हैं। ठीक है भाई, आगे फिर क्या लिखा है, अंतर सरकारी संगठन संयुक्त राष्ट्र सभा में पर्यवेक्षक का दर्जा मांग सकती है। फिर आ गया कैन, तो कैन की बात आई है तो हम यहाँ क्या करेंगे, सही कर देंगे। मैं जल्दी से बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो पढ़ने में बहुत टाइम जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र सभा जनरल में अस्थाई प्रगति के जो पर्यवेक्षक हैं उनका कहीं ना कहीं वहां मुख्यालय बना सकता है। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सभा मुख्यालय में जो मिशन है उसको बनाए रखने में वो हेल्प करते हैं। अब भाई अगर हम परमानेंट ऑब्जर्वर हैं, हम हमेशा बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी मिशन है उसके अंतर्गत हम अपने आप को आगे लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे। तो तीनों बातें तो सही लग रही है ना, और तीनों में क्या है, दो में तो कैन है, ये तो हो ही सकता है, ये बिल्कुल सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल टफ नहीं है। इसके पहले मैं गारंटी कह सकता हूँ बहुत सारे बच्चे ये गलत क्वेश्चन कर देंगे अगर उनको एग्जैक्टली ट्रिक नहीं पता। देखो यहाँ मैं ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत जादू सिखा रहा हूँ आपको, बस इतनी बात सिखाना चाहता हूँ कि भाई अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो साम दाम दंड भेद हर चीज लगाना चाहिए। तो अगर इतनी बातों से आपका एक क्वेश्चन सही हो रहा है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जहां से हम सही कर लेते हैं, तो क्या गलती है कि नहीं? बिल्कुल, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या लिखा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भाई बताइए। अब देखो, जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो आप जानते हैं कि आसपास में जो भी एक्टिविटीज हैं, कभी ना कभी तो आयुष्मान कार्ड के बारे में किसी से बात करते सुना होगा, आपके घर पे कोई आया होगा, तो बस उस ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा ट्रिक लगा लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब सवाल क्या लिखा है, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, यानी यानी कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्टेड। एक बात ध्यान रखना, सरकार जब कोई चीज लाती है, कोई स्कीम वगैरह लाती है, तो वो कंपल्शन नहीं डालती कि सबको करना है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपने ये भी सुना होगा, जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो आप आसपास अपने सुनते हैं, यार उस अस्पताल में क्या आयुष्मान कार्ड चल जाएगा? अब सोचो ऐसा स्टेटमेंट क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि हर कोई उसको अडॉप्ट नहीं करता। कोई भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल ये मना कर सकता है कि हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वो सरकार के पास एक लिस्ट होती है और सरकार पहले उससे जुड़ती है, तब जाके आपके यहाँ कहीं ना कहीं इलाज हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल सही नहीं लग रही कि अवश्य सबको जुड़ना चाहिए, थोड़ा एक्सट्रीम शब्द भी है ना। ऐसे कोई शब्द आए तो थोड़े से आंखें बड़ी कर लिया करो और ध्यान से देखा करो। चलिए, तो ये तो नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो काट दीजिए, है ना, और काटेंगे तो सीधा आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों, आइए पढ़ लेते हैं। क्योंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीय व्याप्ति, यानी कि अंतोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा जानना चाहिए। अब सोचो, यानी कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। आयुष्मान आया तो गरीबों के लिए है, तो सबको कैसे जोड़ देंगे?
भाई कुछ अमीर हैं जिनको दिक्कत ही नहीं है, तो उनको हम कैसे आयुष्मान कार्ड क्यों दें, जबरदस्ती दे क्या? नहीं ना, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप दूसरा स्टेटमेंट भी काट देते तो कहीं ना कहीं आंसर तक पहुंच जाते, लेकिन 1 और 3 में प्रॉब्लम होती। लेकिन इतनी बात ध्यान रखना, ये ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी जब भी देता है सवाल ना स्कीम वगैरह का, तो हिंट देता है, हिंट। हिंट को पकड़िए। जैसे मैं कुछ चीजें आपको बताऊं, नंबर 1 ध्यान रखना, अगर कभी मिनिस्ट्री कहा गया है, मिनिस्ट्री के बारे में कुछ बात कही गई है, तो ध्यान रखना मिनिस्ट्री अगर कहा गया है कि ये मंत्रालय से संबंधित है, तो लगभग ना 90% केसेस में वो मिनिस्ट्री गलत होती है, गलत होती है। अब आपके आंसर में वो 10% वाला सही आ जाए तो बात की बात है, नहीं तो लगभग लगभग केसेस में गलत होती है। ठीक है, ये सब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बताया, क्योंकि देखो जब कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा तो वो सबसे पहले मिनिस्ट्री गलत करवाने की कोशिश करेगा। अगर बच्चा मिनिस्ट्री सही से याद नहीं है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम है, तब भी गलत हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन सेट करता है, उसका ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया हमारा आंसर यहाँ पे? ऑप्शन बी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान सवाल था, बहुत आसान था, लेकिन कई लोगों से गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, आइए समझते हैं। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, है ना, ये 4 के बारे में लिखा। उसके बाद कहा है कि इसमें से कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऐसे क्वेश्चन फिर से आएंगे, आपको ऐसे ही चीजें मिलेंगी जब आपको कई सारी चीजें होंगी, नीचे दिया हुआ होगा। बस आपको ये सोचना है कि इसका क्या मतलब है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा जाके उसको यूज कर सकता है। याद करो कोविड-19 के दौरान कोविन था, कोई भी जाता था, ओटीपी डाला, मोबाइल पे आया, जाके अपना इंजेक्शन लगवा सकता था ना? उसी तरह आरोग्य सेतु था, उसी तरह डिजी लॉकर भी है, आप यूज कर सकते हैं, उसी तरह दीक्षा भी है, जहां जाके आप एजुकेशन से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं। तो ये क्या है, ओपन सोर्सेज, मतलब कोई भी जाके यूज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ तो है भैया। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर 1 2 3 4। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में हम ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, यार ऐसा होगा ऐसा होगा, तो कुछ नहीं, बस सिंपल सा सोचना है क्या सच में ओपन सोर्स है। ठीक है, और आप आपके सामने समझ में आ जाएगा। आप देखो मैंने समझाया ना, दिमाग खुलेगा, अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, ये वादा है मेरा, देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम सवाल क्या लिखा है, निम्नलिखित में से संचार प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आइए देखते हैं। पूछ रहा है कि इसमें संचार लघु श्रेणी उपकरण, ये लघु श्रेणी मतलब जिसकी दूरी छोटी हो, है ना, छोटी दूरी के लिए अगर कोई चीज है तो वो पूछ रहा है। तो एक तो लिखा है क्लोज सर्किट टेलीविजन, यानी कि कोई टेलीविजन है जहां पे क्लोज सर्किट लगा हुआ है, क्लोज मतलब नजदीक वाला। तो भाई बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है। आगे लिखा है रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान। अब इसी पे दिक्कत आ सकता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे लोकल एरिया ही बोल दिया, यानी कि छोटी जगह होगी, ये बात भी, यानी कि पहला और तीसरा तो सही है। बात दूसरे की करते हैं। अगर ऐसा कुछ परेशान हुई है तो आप सोचिए कि आपने आसपास अभी तक क्या पढ़ा है। अब जैसे मान लेते हैं आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, फास्टैग के बारे में। फास्टैग आप सभी जानते हैं, ठीक है, बहुत न्यूज में था, हमेशा हम 3 4 साल से पढ़ते आ रहे हैं। फास्टैग में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। अच्छा देखो, टोल से गाड़ी जा रही है ना, अब ये मान लेते हैं टोल से गाड़ी जा रही है तो वो जब एकदम नजदीक आके खड़ी होती है तो यहाँ से वो स्कैन हो जाता है, स्कैन हो जाता है ना। ये जो स्कैन होता है ये क्या है, यही है रेडियो फ्रिक्वेंसी, ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि नजदीक से जाके कोई चीज स्कैन होके गाड़ी आगे चली गई और पेमेंट कट गया, यानी कि ये भी नजदीक में काम आ रहा है ना। तो जब आप इस तरह सोचेंगे, अलग अलग जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उन सब चीज को मिला के सोचिए, आप देखेंगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में सॉल्व हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जर्नल स्टडीज है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आसान बनाता है। ओके, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लेके सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन हमेशा गलत होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल से तरीके जो मैंने आपको बताए इसको फॉलो करिएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 8 था। अगला पार्ट आपको कल फिर मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। और कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन ग्रुप है, आप जाके वहां ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे ग्रुप है, उसमें लिंक से जुड़ जाइए।
हमसे बात कीजिए और एक ज़बरदस्त आंसर राइटिंग की तैयारी हमारे साथ कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय। और हाँ, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।